ये है लेक्चर 8 का पार्ट 2। लेक्चर 8 के पार्ट 1 में हमने सारे शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन याद कर लिए थे और इसके क्वेश्चंस करने रह गए थे। तो इस लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लें। बिना किसी बात के चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। चैप्टर 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन घटना चक्र के। तो पहला क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़। तो हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब फॉर्म हुआ तब उसमें 8 शेड्यूल थे, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। और यही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। एक्सप्लेनेशन में जो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट लिखी होती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती है तो उस पर फालतू में टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम अगले क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं। तो कभी ये मत सोचना कि हम कुछ मिस कर रहे हैं या कुछ ऐसा छूट जा रहा है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट था और हमने नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ है कि पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ तो इसमें 8 शेड्यूल थे और फिर 4 नए शेड्यूल्स ऐड करेगा और हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल्स हो गए हैं। तो शेड्यूल नंबर 9 है, ये ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से, जिससे कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी एक्ट्स डाले गए थे वो 9th शेड्यूल में डाल दिए गए थे, उन्हें जुडिशल स्क्रूटनी से बचाने के लिए। फिर 10th शेड्यूल ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से। 11th शेड्यूल ऐड करा गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, ये पंचायती राज से रिलेटेड था। और 12th शेड्यूल ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, ये म्यूनिसिपैलिटीज़ से रिलेटेड था। तो 9th, 10th, 11th, 12th शेड्यूल से रिलेटेड एक शॉर्ट्स मैंने इसी चैनल पर अपलोड किया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए और उसे अप्रिशिएट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो इसकी थ्योरी है वो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, लेक्चर 8 के 1 पार्ट में। तो अगर आपने थ्योरी नहीं करी है तो पहले थ्योरी कीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चंस तुरंत होते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कितने शेड्यूल्स? 12 शेड्यूल्स। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 20 पार्ट्स। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर गलत लिखी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 22 पार्ट्स हैं। जो सेकंड ऑप्शन है देयर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी गलत है। एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 468 आर्टिकल्स हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड है कि 9th, 10th, 11th एंड 12th शेड्यूल वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स, ये तो बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सिर्फ ओनली थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सो सी वुड बी अवर आंसर। और यही चीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी थी वो इसमें लिखी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने आर्टिकल्स ऐड करे तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में 468 आर्टिकल्स हो गए हैं। जो 9th शेड्यूल है वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, जमींदारी एबॉलिशन से रिलेटेड है। 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ भी इसे कहते हैं। और 11th शेड्यूल पंचायती राज से रिलेटेड है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। और जो 12th शेड्यूल है वो 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से रिलेटेड है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आपको ये याद होगा कि पंचायती राज में कितने सब्जेक्ट्स हैं और म्यूनिसिपैलिटीज़ को कितने सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। अगर याद है तो कमेंट करिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज दियर टेरिटरीज। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में जो पहला शेड्यूल था टी से, ये ट्रिक हमने लास्ट लेक्चर में कवर करी थी, उसमें टेरिटरीज़ की बात थी, तो वही इसमें पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। फिर वही यहाँ पर शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन दिया है जो कि हम लास्ट लेक्चर में कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर चुके हैं, तो इसे पढ़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ अ न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज़ टू बी क्रिएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। सो पहले
शेड्यूल में लिखा है स्टेट्स एंड देयर टेरिटरीज, तो पहले शेड्यूल को अमेंड करना पड़ेगा, तो आंसर वुड बी ए। तो यही चीज़ यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है कि द फर्स्ट शेड्यूल कंप्राइजेज द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, हेंस इट मस्ट बी अमेंडेड इफ अ न्यू स्टेट यूनियन टेरिटरी इज़ टू बी क्रिएटेड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, तो टीयर्स में जो आर है उससे राज्यसभा था, मतलब राज्यसभा में कौन से स्टेट्स को कितनी सीट दी गई है वो फोर्थ शेड्यूल में था, तो वही 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंश्राइंड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशन था, तो थर्ड शेड्यूल में किसके किसके ओथ दिए गए हैं ये चीज़ हमें याद करनी है, तो चलो याद कर लेते हैं। थर्ड शेड्यूल में ओथ दिया गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ओथ दिया गया है इसका मतलब कि एमएलए का ओथ भी दिया गया होगा। फिर थर्ड शेड्यूल में जो लोग पार्लियामेंट का इलेक्शन फ़ाइट कर रहे हैं, जो लोग इलेक्शन फ़ाइट कर रहे हैं एमपी बनने का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का, उनकी ओथ दी गई है, तो जो लोग इलेक्शन फ़ाइट कर रहे हैं एमएलए बनने का उनकी ओथ भी तो दी गई होगी। और उसके बाद जो इलेक्शन जीत के मिनिस्टर बन जाएंगे यूनियन में, तो जो यूनियन में मिनिस्टर बन जाएंगे उनकी ओथ है, और जो स्टेट में मिनिस्टर बन जाएंगे उनकी ओथ है। तो इतनी हमें ओथ याद रखनी है। इसके साथ ही थर्ड शेड्यूल में सुप्रीम कोर्ट के जज की ओथ है, हाई कोर्ट के जज की ओथ है, और साथ में कैग की ओथ। तो इतनी ओथ मेंशंस हैं थर्ड शेड्यूल में, ये हमें याद रखना है कि जो लोग एमपी का इलेक्शन फ़ाइट कर रहे हैं और जो लोग जो लोग एमपी बन गए हैं, एमएलए बन गए हैं, उनकी ओथ है। जो लोग इलेक्शन फ़ाइट कर रहे हैं एमपी एमएलए बनने के लिए उनकी ओथ है, और जो लोग यूनियन और स्टेट में मिनिस्टर बन गए हैं उनकी ओथ है। साथ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की ओथ है और कैग की ओथ है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि थर्ड शेड्यूल में क्या क्या मेंशन है। तो पहला कह रहा है कि फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर अ मिनिस्टर फॉर द यूनियन, ये तो मेंशन है। सेकंड ऑप्शन है फॉर्म ऑफ ओथ टू बी मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी मेंशन है। फिर थर्ड है फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये मेंशन नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओथ मेंशन है आर्टिकल 60 में। जब मैंने आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाए थे तो उसमें मैंने 60 और 61 याद कराया था। मैंने कहा 61 को रोमन में ऐसे लिखते हैं आई से, तो आई से क्या हो गया इम्पीचमेंट, और जीरो को ओ समझेंगे तो ओ से क्या हो गया, ओ से ओथ हो गया। इसका मतलब आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट की ओथ लिखी हुई है और आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट लिखा हुआ है। तो ये चीज़ हमें याद हो गई। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और फिर फोर्थ ऑप्शन है फॉर्म ऑफ ओथ टू बी मेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये भी बात सही है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होगा उसे भी वो ओथ एमपी जो होगा वो लेनी पड़ेगी, तो उसकी ओथ थर्ड शेड्यूल में लिखी है। तो इसका आंसर 1 to 4 हो जाएगा, 1 to 4 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो ये पूरी ओथ जो थर्ड शेड्यूल में लिखी हुई है वो यहाँ पर दी हुई हैं कि यार मिनिस्टर हैं आप यूनियन में तो आपकी ओथ होगी, अगर कैंडिडेट हैं इलेक्शन के लिए तो भी आपकी ओथ होगी, और अगर मेंबर बन गए तो भी ओथ होगी। फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ओथ होगी, स्टेट में मिनिस्टर हैं तो आपकी ओथ होगी, कैंडिडेट अगर आप हैं एमएलए बनने के लिए तो आपकी ओथ होगी, और अगर आप एमएलए बन गए हैं तो आपकी ओथ होगी, और हाई कोर्ट के जज की ओथ होगी। और साथ में नीचे ये चीज़ लिखी हुई है कि इन आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट की ओथ दी हुई है, और 61 में प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का प्रोसेस दिया हुआ है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन को हमें याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा गया है कि ये शेड्यूल दिए हुए हैं एक साइड में और एक साइड में सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, और इन शेड्यूल को सब्जेक्ट से मैच करना है। तो चलिए मैच कर लेते हैं। तो पहला कह रहा है थर्ड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशन दिए हुए हैं, ये तो हमें पहले से ही पता है। तो ए का क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन में लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स मैटर ऑफ लॉज, नहीं ये नहीं होगा। फिर फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशंस, तो ए का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ए का 2 हो जाएगा। फिर फोर्थ शेड्यूल में क्या दिया है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हाँ यही दिया है। ये हमने कॉम्प्रिहेंसिवली प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था, अगर वो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। इस लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं।
फिर है सी में 7th शेड्यूल, तो 7th शेड्यूल में क्या दिया है, टीयर्स ऑफ, तो टीयर्स में 5 वर्ड्स थे, 6 शेड्यूल ओ से था और 7th शेड्यूल एफ से था। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम हमारी ट्रिक थी। तो एफ से क्या हो जाएगा, फेडरलिज्म, मतलब लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स मैटर ऑफ लॉज टू बी मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, तो सी का 4 हो जाएगा। और 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस दी हुई हैं, तो डी का 3 हो जाएगा। तो ए का 2 था और बी का 1 था, सी का 4 हो गया और डी का 3 हो गया। यही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है, जो कि हम कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ चुके हैं, तो अभी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे भी मैच करना है। ये शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं और ये उनका सब्जेक्ट मैटर दिया हुआ है। तो 4th शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में कितनी सीट्स होंगी, तो ए का 3 हो गया। फिर जो बी है उसमें 6th शेड्यूल दिया है, तो टीयर्स ओ ऑफ में का ओ हो गया, ओ से क्या हो जाएगा, ट्राइबल एरियाज़, तो 6th का बी का हो जाएगा 4। फिर है 8th एंड 9th, तो 8th शेड्यूल में किया है, 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं, तो सी का हो जाएगा 2 और डी में 9th शेड्यूल, इसका क्या हो जाएगा 1। तो ये चीज़ हमें पता हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3 है, बी का 4 है, तो ये ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं वीडियो स्टॉप करके, लेकिन मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली याद कराए हैं एक एक शेड्यूल प्रीवियस लेक्चर में। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आप खटाखट इस सवालों को कर लेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी शेड्यूल्स दिए हैं और मैचिंग करनी है। तो 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, लिस्ट दी हुई है, कौन से सब्जेक्ट्स पे कौन कानून बना सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस दी हुई हैं, तो बी का क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। 9th शेड्यूल में क्या दिया है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड अगर कोई भी होता है, उन्हें अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया तो जुडिशल स्क्रूटनी से बच जाएंगे, ऐसा 9th शेड्यूल में लिखा था। तो सी का 4। और 10th शेड्यूल में क्या है, 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से ऐड किया गया था, और इसमें क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन है। तो डी का क्या हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3142। 3142 मैच कर लेते हैं। 3142 किस में दिया है, सी है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में फिर मैचिंग करनी है, इधर शेड्यूल्स लिखे हुए हैं और इधर उनके सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। तो 7th शेड्यूल में क्या दिया है कि यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट दी हुई हैं, तो ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3 हो गया। फिर 8th शेड्यूल में क्या दिया है, लैंग्वेजेस दी हैं, तो बी का क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। फिर 9th शेड्यूल में क्या दिया है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, तो सी का क्या हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। फिर 10th शेड्यूल में क्या दिया है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो डी का क्या हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3142 हो जाएगा। 3142 डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। वही डी ऑप्शन में दिया हुआ है और यही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। इन्होंने कहा है कि पहले वाला एक्सप्लेनेशन ही देख लें इसके लिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। 3rd शेड्यूल में फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, तो ये तो करेक्टली मैच्ड है। 10th शेड्यूल में प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन दिया है, बिल्कुल दिया है, तो ये भी करेक्टली मैच्ड है। 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस दी हैं, बिल्कुल दी हैं, तो ये भी करेक्टली मैच्ड है। 9th शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स दिया है, नहीं ये तो नहीं दिया है। 9th शेड्यूल में तो वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स दिया है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं ये 4th शेड्यूल में दी हुई हैं, तो जो डी है वो हमारा इनकरेक्टली मैच्ड है। तो ये डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था कि विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में दी हुई है। क्योंकि हम सब पढ़ चुके हैं तो अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3rd शेड्यूल में किसकी ओथ एंड अफर्मेशन ये हम ऊपर देख ही चुके हैं। बाकी सारे शेड्यूल्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर चुके हैं, तो उसे अब याद करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, वो तो याद ही हो गया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 13। द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ,
तो 9th शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ऐड करा गया था। तो 1951 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर 1951 में पंडित नेहरू थे। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर ए हो जाएगा। तो यही 13 का आंसर ए हो गया है। यही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है कि द 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। और ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ऐड किया गया था। और इसका ऑब्जेक्टिव था जमींदारी एबॉलिशन, और जो भी एक्ट्स थे उन्हें जुडिशल स्क्रूटनी से बचाना था, उन्हें वैलिडेट करना था। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म्स लॉज हैव बीन इंक्लूडेड इन द। तो लैंड रिफॉर्म्स के लिए कौन सा शेड्यूल लाया गया था? 9th शेड्यूल लाया गया था। तो बहुत रिपीटेटिव हो गया है क्वेश्चन, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है कि द लॉज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स एंड जमींदारी एबॉलिशन हैज़ बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन बाई शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज इंसर्टेड बाई द फर्स्ट अमेंडमेंट इन जून 1951। अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। पहला स्टेटमेंट है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, पार्लियामेंट किसी भी लॉ को 9th शेड्यूल में रख सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट है द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाई एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि जो जुडिशियल रिव्यू है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। और 9th शेड्यूल में लिखा था कि जो जुडिशियल स्क्रूटिनी है वो 9th शेड्यूल के सब्जेक्ट्स पर नहीं हो सकती। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2007 में एक केस पास किया। उस केस का नाम था, जो कि हमें याद रखना है, आई.आर. कोहेलो केस। आई.आर. कोहेलो केस 2007। और आई.आर. कोहेलो केस 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि 1973 से पहले, 24 अप्रैल 1973 से पहले, ये डेट इम्पॉर्टेंट डेट है क्योंकि इसी दिन केशवानंदा भारती जजमेंट पास हुआ था, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है वो दी गई थी। तो आई.आर. कोहेलो के जजमेंट जो कि 2007 में दिया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि 24 अप्रैल 1973 के पहले अगर कोई लॉ पास हुआ है तो उन्हें तो जुडिशल स्क्रूटिनी है, लेकिन उसके बाद जो लॉ पास किए जाएंगे उन्हें हम जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि जो जुडिशल रिव्यू है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि जो भी लॉज पास किए गए 1973 के बाद उन्हें जो जुडिशरी है वो एग्जामिन कर सकती है। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है कि 9th शेड्यूल में जब पहली बार 1951 में लाया गया, ओरिजिनली इसमें 13 सब्जेक्ट्स थे, अब इसमें 282 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, क्योंकि इसमें हम लगातार सब्जेक्ट्स को ऐड करते रहे। और जो चीज़ फिर बताई कि इन 2007 सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द लॉज इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल आफ्टर अप्रैल 24, 1973 आर नाउ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में वही चीज़ पूछ ली कि कोहेलो केस इज़ रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये तो बात पता हो गई कि 9th शेड्यूल से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, 9th। यही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है कि ये जो 9th शेड्यूल में लिखा था दैट वाज कि सुप्रीम जो कोर्ट है वो एग्जामिन नहीं कर सकता, दैट इज़ अगेंस्ट वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने अभी बता ही दिया। और इसी को आई.आर. कोहेलो केस को 9th शेड्यूल केस भी कहते हैं, ये भी याद रखना एग्जाम के लिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोविजंस ऑफ 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट इज़ फाउंड इन द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो हमें याद है, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट की बात है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसमें लिखा है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, और किसमें कितने सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, कितनी एंट्रीज दी हैं, वो मैच करना है। तो यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? सबसे ज़्यादा हैं 97, तो ये फर्स्ट तो करेक्टली मैच्ड है। उसके बाद स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं?
तो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं 6 सब्जेक्ट्स अभी नहीं है, ये पुराने हैं। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन इससे 7 सब्जेक्ट्स हमने मूव कर दिए, तो अब इसमें बचे हैं सब्जेक्ट्स 59। यूनियन लिस्ट में ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट्स थे, अब हुआ यूनियन सब्जेक्ट्स में 98। और इस कॉन्करेंट लिस्ट में ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट्स थे, अब कितने सब्जेक्ट्स हो गए हैं 52। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें याद रखनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट का ए हो जाएगा, सेकंड का सी हो जाएगा, थर्ड का बी हो जाएगा। तो वही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ अ सब्जेक्ट। तो इकोनॉमिक प्लानिंग तो पार्लियामेंट भी करती है, यूनियन गवर्नमेंट भी करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बनाती है, इसलिए कॉन्करेंट लिस्ट में हो जाएगा। ये सारे सब्जेक्ट्स भी हमने प्रीवियस लेक्चर में याद करे थे। तो 19 का सी हो जाएगा। तो ये आंसर यहीं पर ये लिखा हुआ है दैट इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। अब चलते हैं करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ इंक्लूडेड इन विच लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें पता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी आंसर सही हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स इज़ लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें पूछा गया है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स, तो ये चीज़ हमें पता है कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लोग इस पर लॉ बना सकते हैं, इसलिए कौन से लिस्ट में होगा, ये कॉन्करेंट लिस्ट में होगा। तो 21 का सी आंसर हो गया। वही चीज़ इसका एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स इज़ लिस्टेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट का कौन सा सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है जो पुलिस है। ये कौन सी लिस्ट का है, पुलिस तो हमारी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट हो गया, तभी लिखा रहता है उत्तर प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस। जो रेडियो एंड टेलीविज़न है वो तो हमारा यूनियन का सब्जेक्ट है, क्योंकि पूरे इंडिया में के लिए ये चलता है और इसमें पार्लियामेंट कानून बनाती है। फॉरेन अफेयर्स तो भारत के विदेश मंत्री होते हैं, मतलब ये भी यूनियन का हो गया, किसी राज्य का तो विदेश मंत्री होता नहीं है। फिर बचा क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर्स में दोनों लोग कानून बना सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस है, मध्य प्रदेश पुलिस है, मतलब क्रिमिनल मैटर्स में स्टेट के पास पावर्स हैं और वो कानून बनाएंगे। लेकिन यूनियन कैसे कानून बनाते हैं, तो यूनियन का एग्जाम्पल क्या हो गया, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जो पास किया गया था। अभी क्या क्या एग्जाम्पल है, UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जो कि पार्लियामेंट ने पास किया है। तो अगर क्रिमिनल मैटर्स हैं तो उस पर स्टेट भी लॉ बना सकता है और यूनियन भी लॉ बना सकता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी। और यही चीज़ इसका एक्सप्लेनेशन में लिखी है कि जो क्रिमिनल लॉज हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे हुए हैं, जबकि पुलिस स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, फॉरेन अफेयर्स, रेडियो एंड टेलीविज़न यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें यह दिया हुआ है, इसमें यह पूछा है कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें कौन सा सब्जेक्ट है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग किसका सब्जेक्ट है, ये तो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। लेकिन जो नेक्स्ट 3 ऑप्शंस हैं वो 3 ऑप्शंस भी हमें पता होने चाहिए। जैसे पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये किसका सब्जेक्ट है, तो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन किसका सब्जेक्ट है, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ये हमने याद करवाया था पिछले प्रीवियस लेक्चर में। इफ़ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस लेक्चर देन यू फर्स्ट study the schedules of the constitution from that lecture and thereafter you should solve questions of this chapter। फिर है पर पर्सन टैक्स, तो ये किस में है, पर पर्सन टैक्स भी स्टेट लिस्ट में है। और ट्रेजर ट्रोव ट्रैवल भी किस में है, स्टेट लिस्ट में है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। आंसर क्या हो जाएगा 23 का ए। यही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है कि पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग ये कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, जो कि ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से।
और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ट्रेजर ट्रोव और पर पर्सन टैक्स, ये किसके सब्जेक्ट्स हैं? ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं। ये यहाँ पर दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इन जो कीवर्ड्स हैं इन पर हमें स्पेशल ध्यान देना होता है। कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये तो स्टेट लिस्ट में है, करेक्टली मैच्ड है। सेंसस भारत सरकार कराती है, यूनियन लिस्ट में है, करेक्टली मैच्ड है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स सेकेंड शेड्यूल में है, ये तो इनकरेक्ट मैच हो गया, क्योंकि हमें पता है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स कौन से शेड्यूल में है? 4th शेड्यूल में है। फिर एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल, ये भी करेक्टली मैच्ड है। तो कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? सी इनकरेक्टली मैच्ड है, तो सी वुड बी अवर आंसर। यही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है कि जो 4th शेड्यूल है उसमें एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यसभा में किस स्टेट के पास कितनी सीटें होंगी, वो 4th शेड्यूल में लिखा हुआ है। फिर है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स लाइज इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स हैं? तो जो एग्रीकल्चर है वो कौन सी लिस्ट में है? वो स्टेट लिस्ट में है। ये सब इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। जो एजुकेशन है वो कौन सी लिस्ट में है? वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर पूछा है डिफेंस कौन सी लिस्ट में है? तो डिफेंस तो जाहिर सी बात है कि इंडियन गवर्नमेंट के पास CAPF है, सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इंडियन आर्मी है, तो वो तो यूनियन लिस्ट में ही हो जाएगा। और जो पुलिस है वो कौन सी लिस्ट में है? पुलिस भी हमारी स्टेट लिस्ट में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में कॉन्करेंट लिस्ट पूछा है तो बी आंसर हो जाएगा एजुकेशन। यही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी है कि एट प्रेजेंट देयर आर 52 सब्जेक्ट्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट को लिस्ट 3rd कहते हैं, लिस्ट 2nd कहते हैं स्टेट लिस्ट को, और लिस्ट 1st कहते हैं यूनियन लिस्ट को। और उसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट्स है, जो कि 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1976 से इसे ऐड करा गया था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर ये क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है कि एजुकेशन विच वॉज इनिशियली अ स्टेट सब्जेक्ट वॉज ट्रांसफर्ड टू द कॉन्करेंट लिस्ट बाई। अभी पढ़ा 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने इसे ऐड करा था कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन को। पहले ये स्टेट लिस्ट में था जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था। 26 का सी आंसर हो जाएगा। 27th कर लेते हैं। बाई विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉरेस्ट वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट। वही आंसर है 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। एजुकेशन और फॉरेस्ट दोनों 42nd अमेंडमेंट एक्ट से स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में मूव करेगा। सो बी वुड बी अवर आंसर। तो यही वो चीज़ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट, एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये कॉन्करेंट लिस्ट में मूव करे गए थे। कौन से अमेंडमेंट से? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। फिर क्वेश्चन नंबर 28 हो गया कि विच वन ऑफ द गिवन सब्जेक्ट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो फॉरेस्ट कौन सी लिस्ट में है? अभी हमने पढ़ा कि इस 42nd अमेंडमेंट से फॉरेस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट में ला दिया गया था, तो ये तो करेक्टली मैच्ड है। स्टॉक एक्सचेंज कॉन्करेंट लिस्ट में है? नहीं है, तो क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज यूनियन लिस्ट में है। इसकी संस्था भी है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इसके लिए देखती है, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आती है। तो स्टॉक एक्सचेंज कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, राज्यों का कोई दखल नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये यूनियन लिस्ट में है। तो इस क्योंकि क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा था तो बी वुड बी अवर आंसर। लेकिन बाकी के 2 ऑप्शन भी देख लेते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स यूनियन के अंतर्गत हैं, बिल्कुल हैं, और पब्लिक हेल्थ स्टेट के अंतर्गत है, बिल्कुल है। तो ये हमारा आंसर हो गया बी, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था। वही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। तो इस चैप्टर में हमने 28 क्वेश्चन कर लिए हैं, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 58। तो हमने 28 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगले 30 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप अच्छे से पढ़िए और इसे रिवाइज़ करिए। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।
ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट पढ़ो जितना ज़रूरी है आपके लिए। मैं ला रहा हूँ बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट, तो पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।